Good afternoon. चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन. सो वंस अगेन वी आर हियर. है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने डिस्कस करना स्टार्ट की थी फ्रॉम 26th ऑफ अप्रैल, और वहां से फ्रॉम 26th ऑफ अप्रैल इटसेल्फ वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हमारे बेसिक एम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, उसका डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम बेसिक फोकस रखेंगे नीट एंड जेईई के ऊपर. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने जो है बेसिकली सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट वही देखा था कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं. लेकिन फिजिक्स पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में रोज मैं रिमाइंड करूंगा, लेक्चर के स्टार्ट में यही रिमाइंड करूंगा कि फिजिक्स का मतलब नेचर होता है. फिजिक्स को पढ़ना मतलब हमारे सराउंडिंग के नेचर को पढ़ना, उसको समझना. अब ये नेचर बना किससे है? मैटर से. मैटर में कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन पार्टिकल, और इनके पास क्या है? एक मास है, दूसरा चार्ज. यानी हमें फिजिक्स में जो पढ़ना है वो सारी की सारी बातें सिर्फ मास एंड चार्ज, उनके इंटरेक्शन से रिलेटेड ही होने वाली है. और उसी से रिलेटेड हमने पहला कंसेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज ग्रेविटेशन. ठीक है, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करके हमने अब तक क्या क्या देखा है, इन शॉर्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? एक फिनोमिनन है, प्रोसेस है, विच इन्वॉल्व्स, जिसमें होता है इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज विच पोजेसेस टेंडेंसी ऑफ मास. ऐसी बॉडी जिनके पास मास है वो क्या करती है? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, एंड उनके इंटरेक्शन का जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर हम जिसको अपन स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है ग्रेविटेशन. तो इस ग्रेविटेशन में बेसिकली सारी बातें रिलेटेड होगी जिनके पास मास है वो बॉडी से. फिर मास मतलब क्या है उसको हमने अलग से डिफाइन किया था कि मास का काम क्या होगा? पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करना. फिर हम आगे बढ़ गए और हमें समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन फील्ड मतलब क्या है? एक स्पेस है अराउंड द अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग में एक स्पेस है जिसमें अगर दूसरी बॉडी एंटर कर रही है, कंडीशन है उस बॉडी के पास भी मास होना चाहिए. तो अर्थ क्या करती है? उस बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है. अर्थ क्या करती है? उस बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है. एंड ये उस बॉडी का एंड अर्थ का जो इंटरेक्शन है वो हम ऑब्जर्व कर करके स्टडी करने वाले हैं. उसके लिए हमने कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस जो थे उनको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. इस तरह से हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था. टॉपिक इंट्रोड्यूस होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है ऑल ओवर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, दैट इज सर आइजैक न्यूटन के एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन से. अभी इन्वेंशन नहीं था, एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेशन था. सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. एंड उस अट्रैक्शन से रिलेटेड हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r². इनको कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन मिल गया G m1 m2/r². लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अर्थ पे रहते हैं तो हमें हर बार एक मास अर्थ का लेना है, बाकी दूसरा कोई भी होगा तो भी चलेगा. मतलब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये r का स्क्वायर, जहां पे G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम इस G की हेल्प लेने वाले हैं. एंड उसकी हेल्प लेने के लिए इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई तो अच्छा है, नहीं दी है तो हमें उसको याद करना है, रिमेंबर करना है. कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. हम इस 6.67 को लिखते हैं डायरेक्टली 7. ये अप्रोक्सीमेशन हमें लगेंगे जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब. एक्चुअल में वैल्यू ये है, बस कैलकुलेशन में हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए 7 एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया जिसमें मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यूज भी हमें मालूम है. और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. जो लोग रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हैं, रेगुलर लेक्चर कर रहे हैं, उन्होंने एसबीटी भी सॉल्व कर दी थी ऐप के ऊपर. एंड ये एसबीटी का डिस्कशन था उसको भी अटेंड किया था. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई थी पहले लेक्चर में. उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है. हमारी जो अर्थ है, जैसे कि सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ क्या करती है? सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह का अपना एक स्पेस बनाती है, और इस स्पेस को हम कंसीडर करते हैं एज ए फील्ड. कौन सी फील्ड? ऐसी फील्ड जिसमें दूसरे मासेस क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे, जिसको हमने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करने के लिए जो एक्सेलरेशन होगा अर्थ का उसको बोला जाएगा स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने यहां पे देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब इसमें g की वैल्यू तो मैंने अभी लिख के दी थी, जो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। फिर हमने m को देखा था मास ऑफ द अर्थ, जो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है। देन r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इतनी है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें समझ में आ गया कि अर्थ के सराउंडिंग में जितने सारे ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या करती है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। एंड अट्रैक्ट करने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो इतना है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इतने एक्सेलरेशन से हर एक बॉडी को अर्थ खींच रही है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपन ऐसे छोड़ देंगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जाते टाइम क्या करेगा, हर एक सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी गेन करेगा। जब हमने छोड़ा था तब वेलोसिटी 0 थी, एक सेकंड के बाद 9.8, 2 सेकंड के बाद 19.6, ऐसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एंड फिर क्या होगा, जब वो ग्राउंड पे गिरेगा, आपको मालूम है पडल्यानंतर सगळ्यात जास्त लागतं, तो वो पार्ट वहां पे होगा, और उसको रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। फिर हमने बाद में देखा था कि जैसे अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो डिफरेंट प्लैनेट की केस में डिफरेंट होती है, जिसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिख के दिया था कि g फॉर प्लैनेट अपॉन g फॉर अर्थ इज गिवन बाय मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आ गया, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम अर्थ के सराउंडिंग में किसी भी प्लैनेट के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो वहां पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वी कैन कैलकुलेट इट, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कोई भी एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के 1/16 टाइम्स है, एंड जिसकी रेडियस अर्थ के रेडियस के हाफ है, तो उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बोर्ड पे दिया है, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, और मुझे चाहिए कि जीपी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट कितना होगा। चलो कमन फास्ट, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो फॉर्मूला दिया है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। किस किस के आंसर आते हैं देखते हैं, चलो कमन फास्ट। चलो चलो, हो गया हो गया, कमन फास्ट करो 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 करो, सबके आ सकते हैं आंसर, सबके आने चाहिए बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एसबीटी की, इस टाइप की एसबीटी हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। यस, वेरी गुड। चलो, आई एम गेटिंग हियर आंसर्स व्हिच आर करेक्ट वन। बाकी लोग भी चलो शुरू हो जाओ, करो कैलकुलेट करो, देखते क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, जिनको कंफ्यूजन था उनके लिए ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। मैं इस यमी को इधर लेके आऊंगा, तो ये बनेगा मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन मास ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रहेगी 1/16। उसके साथ यहाँ पे मुझे फॉर्मूले में आर ई अपॉन आर पी चाहिए, तो मैं ये आर पी को इधर भेजता हूं, 2 को इधर भेजता हूं, तो ये आर ई अपॉन आर पी ये बनेगा 2। तो मुझे क्या करना है, बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। देखो एम पी अपॉन एम ई मतलब 1/16, आर ई अपॉन आर पी मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, यानी ये बनेगा 1/4। इसका मतलब अगर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लैनेट के ऊपर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा,
यानी 1/4 होगा। इस तरह से बेटा हम पूरे यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम में कहीं पे भी गए तो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, हम ये पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कंडीशन है हमें उस प्लेनेट का मास, उस प्लेनेट की रेडियस ये पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो भी स्पेस मिशन अपन डिजाइन करते हैं तो वो स्पेस मिशन, जैसे आपने सुना होगा कि मून के ऊपर ह्यूमन बीइंग जाके आ गया है ना, मून के ऊपर ह्यूमन बीइंग जो है गए थे वहां पे और लैंड करके मून पूरा घूम फिर के वापस आ गए। लेकिन मार्स के ऊपर अभी कोई ह्यूमन बीइंग गया नहीं है। क्यों नहीं गया है? मून के ऊपर चले गए, मार्स के ऊपर, मार्स दूर है, ये एक रीजन थोड़ी है। लेकिन जैसे मून के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी जब से स्पेस मिशन चल रहे हैं 1954 से, तब से लेके अब तक हमने मून की बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी एंड वो सारी इंफॉर्मेशन हमने अप्लाई की एंड इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद सारी 100% इंफॉर्मेशन मालूम थी, इसलिए ह्यूमन बीइंग को हमने वहां पे सेंड किया। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वहां पे लैंड हो गए, मून घूम फिर के आ गए। लेकिन जब बात मार्स की आती है कि हम प्लान तो कर रहे हैं कि हमें मार्स के ऊपर जाना है, लेकिन जैसे मून के बारे में हमें कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ मालूम है, वैसे मार्स के बारे में अभी तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मालूम होगा कि हमने मार्स के ऊपर कुछ स्पेसक्राफ्ट जो है, कुछ रोवर्स जो है वो सेंड किए हैं मार्स के सरफेस के ऊपर, और उसमें जो है ऐसे दुनिया की बस 4 ही देश है, 4 ही कंट्री है जिन्होंने यहां से कुछ भेजा है। और वो कहां पे गया? मार्स पे गया। उसमें जो है सबसे पहले सक्सेसफुल मिशन जो परफॉर्म किया था वो परफॉर्म किया था भाई अमेरिका। और अमेरिका ने जब मार्स के ऊपर उनके रोवर को लैंड किया था तब उसकी कॉस्टिंग थी 3750 करोड़ रुपीज, 3750 कोटी, इतनी अमाउंट लगी थी यूएसए वालों को मार्स के ऊपर स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए। लेकिन हमारे इंडिया ने क्या किया, और वो भी उनका तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ था, पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं। इंडिया ने क्या किया था, पहला ही अटेम्प्ट किया था, और पहले अटेम्प्ट में इंडिया ने सोचा था कि हम क्या करेंगे, मार्स के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, रोवर भेजेंगे, और उस मिशन को बोला गया था एज ए MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM। तो इंडिया ने सक्सेसफुली MOM में यहां से एक स्पेसक्राफ्ट था उसको लॉन्चिंग व्हीकल पे, रॉकेट पे रख दिया, अर्थ के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया और सीधा मार्स के ऊपर भेज दिया। तब से लेके, मतलब 17 में वो लैंड हुआ था, 2017 में, तब से लेके अब तक उसमें जो हमारा रोबो है वो रोज उठता है एंड ये सारी बातें वहां पे ऑब्जर्व करता है कि वहां पे एटमॉस्फेयर है क्या, अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस है, हमें ऑक्सीजन लगता है ना, ऑक्सीजन कितना ट्रिमेंडस लगता है अभी इंडिया फेस कर रहा है। उसके बाद में वहां पे रॉक कौन से, मिनरल कौन से, एलिमेंट कौन से है, उसका सरकमफरेंस कितना होगा, सरकमफरेंस मिलेगा तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। मटेरियल को ऑब्जर्व करके डेंसिटी आ गई, डेंसिटी आ गई, रेडियस आ गई, मतलब हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी बातें आ गई, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कितना फिजिबल है वो ह्यूमन बीइंग को वहां पे जाने के लिए, ये बातें अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब यहां से लेके मार्स तक जाना ये हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। अगर अपन स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं तो ह्यूमन बीइंग को भी भेज सकते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद क्या होगा, क्या क्या कंडीशन हमें फेस करनी पड़ेगी, ये कंडीशन हमें मालूम नहीं है, तो इसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड इंडिया के बारे में एक प्राइड वाली मतलब ये बात है, इसलिए मैं हर बार ग्रेविटेशन में ये जरूर बोलता हूं कि जिस मिशन को अमेरिका को 3750 करोड़ लगे थे, उस मिशन को इंडिया ने कंप्लीट किया था लेस देन 400 करोड़ में। जितनी हमारी बॉलीवुड की मूवी कमाई कर लेती है उससे कम पैसों में हमने लॉन्चिंग व्हीकल्स भी बनाई, सैटेलाइट भी डिजाइन कर दिया, मार्स के सरफेस के ऊपर भी भेज दिया। वहां पे रोबो है वो आज तक काम भी कर रहा है, सकाळी उठतो, ब्रेकफास्ट करतो, ब्रेकफास्ट कहां से, सनलाइट, सोलर पैनल से। तो सोलर पैनल क्या करते हैं, चार्ज होते हैं, फिर वो वर्किंग पे जाता है एंड ऐसे डेली रिपोर्टिंग जो है हमारी अहमदाबाद बेस्ड लैबोरेटरी है वहां पे हमें मिलती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो चल रही है। मतलब हम फ्यूचर में जैसे मून के ऊपर जाके आ गए वैसे हम मार्स के ऊपर भी जाने वाले हैं एंड उसके लिए ये सारा डेटा रिक्वायर्ड है। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ो बेटा, ये बस जेई नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 12th बोर्ड के फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये अप्लाई हो रहा है। इलॉन मस्क जो सोसाइटी बनाने वाला है मार्स के ऊपर, तो उसका मतलब बेसिक सोसाइटी बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको जो फॉर्मूले बोर्ड पे मिलने वाले हैं वही अप्लाई करके वो कैलकुलेट कर रहा है। मतलब आप एकदम बहुत बड़ा साइंस जो है उसको पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकली हैपन होने वाला है, ठीक है।
तो इस तरह से ये सारी बातें एप्लीकेबल है, तो हम किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने के बाद कल हम आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे, तब हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता है, चेंज होता है, और ये चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यस, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको अपन स्टडी कर रहे थे। और एक इंपॉर्टेंट बात, सैटेलाइट में जब पढ़ाऊंगा वेरिएशन के बाद में, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सैटेलाइट ही है, तो वहां पे मैं लॉन्चिंग व्हीकल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। लॉन्चिंग व्हीकल्स मतलब जो सैटेलाइट से ऊपर लेके जाने वाले रॉकेट्स होते हैं, वो होते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो हमारे एमओएम मार्स ऑर्बिटल मिशन की सबसे भारी स्पेशल बात क्या थी कि जितने भी वर्ल्ड के मिशन हुए थे उनके मिशन में ये सैटेलाइट को लेके जाने के लिए उनके पास जीएसएलवी था। ये अलग टाइप की, एकदम भारी टाइप की, जिसको बनाने के लिए 2 से 2,500 करोड़ रुपए लग जाता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल होती है, वो थी। और उसके ऊपर स्पेसक्राफ्ट बिठा के फिर भेज दिया था। लेकिन इंडिया ने जो मिशन सक्सेसफुली करके दिखाया है, वो मिशन करने के लिए हमारे पास, जैसे तेजस ने आंसर दिया मुझे, जीएसएलवी नहीं था, सिर्फ पीएसएलवी था। तो पीएसएलवी को हमने क्या किया, जो हमारी जुगाड़ होती है ना, उसको अप्लाई करके हमने ये मिशन कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया, बाकी लोग क्या करते थे कि एक बार अर्थ के सरफेस के ऊपर से उसको क्या करेंगे, वर्टिकली सेंड कर देंगे, फिर पहली स्टेज डिटैच करेंगे, फिर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, फिर उसको अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करने के बाद वो अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। हम उसकी सारी कंडीशन अंडर कंट्रोल है कि नहीं वो चेक करेंगे, क्योंकि ये लास्ट मूवमेंट है, उसके बाद अपन उसको चेक नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, जैसे एमओएम ने 3 महीने तक अर्थ के सराउंडिंग में उसको घुमाया था, हम क्या करते हैं, उसको अर्थ के सराउंडिंग में जो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन प्रोवाइड की थी उसकी स्पीड बढ़ाते जाते, है ना। आई थिंक एबीपी माझा पे आज है, अगर टाइम मिला इवनिंग 7:30-8 बजे, डॉक्टर विजय भाटकर की मतलब ये है इंटरव्यू है उनका, अगर टाइम मिला तो देखो बेटा, बिकॉज विजय भाटकर मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने हमें परम दिया था, परम 1 परम 2, क्या है परम, परम इज द सुपर कंप्यूटर, ले भारी कंप्यूटर। ठीक है, चलो पॉइंट पे आते। तो इसरो ने क्या किया था, हम ये सॉरी बाकी लोग क्या करते थे, एक बार जीएसएलवी को इग्नाइट कर दिया, फिर उसको जलता रहता था, फ्यूल कंज्यूम करता रहता था और कंटिन्यूस स्पेस में ट्रैवल करता रहता था, जब तक मार्स के ग्रेविटेशन फील्ड में नहीं आता है तब तक। फिर वो मार्स के ग्रेविटेशन में फील्ड में चला गया, फिर वो धीरे 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 उतरता है। फिर इसरो ने क्या किया था कि उसको क्या किया, अर्थ के ग्रेविटी के फील्ड में जाने तक फ्यूल को इग्नाइट कर दिया। फिर जो टेंडेंसी होती है ना मास वाली, दूसरी वाली टेंडेंसी, मास के 2 यूज मैंने बोले थे, 2 टेंडेंसी बोली थी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड वाली, दूसरी इनर्शिया वाली। तो दूसरी वाली इनर्शिया वाली टेंडेंसी को उन्होंने यूज किया, एंड जब वो ग्रेविटी को छोड़ रहा था तब उसको वेलोसिटी थी, लेकिन स्पेस में उसको अपोज करने वाला कोई था ही नहीं, बस डायरेक्शन हमारी प्रॉपर थी, हमें मालूम था मार्स किस डायरेक्शन में है। हमने क्या किया, उसके इंजन ऑफ कर दिए, और इंजन ऑफ करने के बाद अर्थ की ग्रेविटी खत्म होने के बाद डायरेक्ट मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड आने तक वो उसी स्पीड से ट्रैवल करता रहा, मतलब बीच में हमें फ्यूल लगा ही नहीं। फिर उसने जब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मार्स में एंटर की, इग्नाइट इंजन को स्टार्ट किया और उसकी स्पीड कम कर करके 0 किलोमीटर पर सेकंड से 0 किलोमीटर पर आवर से उसको क्या किया था, लैंड किया था। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी इसरो ने अप्लाई की थी। हुआ क्या फायदा, सबसे कम टाइम लगा, सबसे कम पैसे लगे, पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट करने वाली इंडिया फर्स्ट कंट्री थी। तो ये सारी बातें बेटा आपको स्पेस रिलेटेड मालूम होनी चाहिए। तो सैटेलाइट में ये सारा मैं पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको शो करने वाला हूं, ठीक है, कि ये कैसे उन्होंने अचीव किया और वहां पे कौन सी चीज यहाँ पे मेंटेन की थी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। यस, मिशन मंगल, मैंने बोला था पहले भी कि मिशन मंगल अगर टाइम मिलता है तो देखो वो उसी के ऊपर है, एमओएम मार्स ऑर्बिटल मिशन से रिलेटेड ही मूवी है, ठीक है ना। चलो, तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये वेरिएशन जो है, पहले हम इसको विथ हाइट यानी अल्टीट्यूड एंड विथ डेप्थ, ये दोनों केस में हम इसको पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है तीसरा वेरिएशन, लेकिन एकदम से कोई भी पॉइंट नया इंट्रोड्यूस नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें पूरा रोज रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट टर्म्स है हमें समझ में आएगी। इसलिए मैं आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो जो स्टार्ट से हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि कल संडे है कल,
तो कल लेक्चर के टाइम में हम लेक्चर भी कंडक्ट करेंगे, उसके साथ एक पेरेंट्स मीटिंग भी अपन वहां पे अरेंज कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स को अभी से बोल के रखो कि कल का 4 to 5 का जो लेक्चर होगा उनको भी अटेंड करना है, सो दैट कल के लेक्चर में जो है कि हम 11th 12th में जो पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हमारी सिलेबस की मतलब क्या स्ट्रेटेजी होगी, एंड जो हमारा बेसिक एम है कि नीट एंड जेडबलई उस एग्जाम को फेस कैसे करना है, सिर्फ फेस कैसे करना नहीं है, उसको क्रैक कैसे करना है। उसको क्रैक करने के लिए अभी से हमारे क्या प्लान है एंड उस प्लान में आपको कैसे बिहेव करना है, ये पूरा जो हमारा रोड मैप होगा, रोड मैप होता है ना, जैसे हमें ट्रिप पे जाना है, जैसे यूरोप घूमने जाना है, अभी तो बस सपने में घूम सकते हैं, सब तरफ लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो हम जाते टाइम ऐसे होता है क्या, सकाल उठ निकाल लेंगे, ऐसे नहीं होता है। हम पहले क्या करते, रोड मैप बनाते, कितने बजे निकलेंगे, रूट कौन सा होगा, पहला हॉल्ट कहां पे लेंगे, खाना कहां पे अच्छा मिलेगा, ब्रेकफास्ट कहां पे अच्छा मिलेगा, सोने के लिए अच्छी जगह कहां पे होगी। ऐसे पूरे हमारे जो टारगेट है वो रोड मैप जो है ट्रैवलिंग के पूरे डिसाइडेड होते हैं, किस दिन को वापस आएंगे, ये पूरा पार्ट रेडी होता है। हम तो लाइफ में इतनी बड़ी चीज के साथ डील कर रहे हैं, जेडबलई एंड नीट, डॉक्टर बनने की, या फिर जो हमारा ड्रीम आईआईटी कॉलेज है, या फिर एनडीए को क्रैक करने की, या फिर बिटसेट को क्रैक करने की, या फिर केवीपीवाई से साइंटिस्ट होने का, जो भी आपका ड्रीम है उसके ऊपर अपन अगर वर्क कर रहे हैं तो इसका कितना प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और ये प्लान हर बार हर संडे को मैं रिमाइंड करके देने वाला हूं आपको, बट रिक्वायरमेंट है कि आपके पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनका भी मतलब अभी क्या है, ऑनलाइन चल रहा है तो हमारा इंटरेक्शन बस वर्चुअली हो रहा है। तो आप घर पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मतलब अवेयरनेस उनमें होनी चाहिए, इसलिए जो है कल बोलो पेरेंट्स को साथ में लेके फिर लेक्चर देखो, उसमें ये सारी चीजें मैं बोलने वाला हूं, ठीक है ना। तो टुमारो 4 to 5 लेक्चर प्लस पेरेंट्स मीट, और पेरेंट्स मीट में जेई एंड नीट को कैसे फेस करे, कैसे क्रैक करे, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हम वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे थे, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता है, कितनी भारी बात है। देखो मतलब हमें चलते टाइम, अभी जो लोग मतलब स्टार्ट से लेकर लेक्चर कर रहे हैं उनके तो ये दिमाग में आना ही चाहिए, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं आपसे आज से जो कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि जब भी अपन चलते हैं तो शुक्र मनाओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नहीं तो चलते चलते कब हवा में उड़ जाते और उड़ ही जाते, हमें भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम एक पैर उठा के जब भी नीचे रखते हैं वो ऐसे बांध के रख रहा है, हमें पकड़ के रख रहा है, खींच रहा है, लेकिन कौन खींच रहा है हम उसको देख नहीं सकते। अब इससे रिलेटेड भी और एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो जो कल के लेक्चर के एंड में मैं आपको बोल रहा था, ग्रेविटी जो हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ग्रेविटी इतनी भयानक कॉम्प्लिकेटेड है जो सिलेबस में नहीं है हमारे यहाँ, जो मतलब ह्यूमन बीइंग समझ ही नहीं पाई है, इतनी भयानक ग्रेविटी है जो आइंस्टाइन की थ्योरी से इंट्रोड्यूस होती है, उसको अपन टॉपिक होने के बाद अलग से देखेंगे। लेकिन एक बस पॉइंट मैं बोलता हूं कि है क्या, आप सब लोग 9-10 पढ़ चुके हैं तो आपको बेसिक आइडिया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। तो हुआ क्या था, देखो कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट होती है, एंड एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है, उल्टा हो गया, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। सेम केस मैग्नेट के दो पोल्स, लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। ये जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लाइंस ऑफ फोर्स होती है, ये मालूम भी है, माइकल फैराडे ने प्रेडिक्ट भी किया था, एक्सेप्टेड भी है। लेकिन ग्रेविटेशन की केस में आइंस्टाइन ने सबसे पहले बोला था, उससे पहले भी किसी ने नहीं बोला है, उसके बाद में भी क्या मतलब कुछ बोला गया नहीं है। आइंस्टाइन ने बोला था कि जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट होते टाइम लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करता है, उसी तरह से एक प्लैनेट या फिर एक ऑब्जेक्ट जब भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरे प्लैनेट के साथ इंटरैक्ट होता है, तो ये इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं। और ये बात आइंस्टाइन ने बोली थी जुलाई 1915 में, 1915 के जुलाई में आइंस्टाइन आके बोलता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स बाय वर्च्यू ऑफ दैट वन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स विद अनदर ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ प्रूव नहीं थे तो आगे हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हम आज तक कंसीडर ही नहीं करते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ लोग जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। और जुलाई के 2015 में, मतलब एग्जैक्ट 100 इयर्स लेटर, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एक लैब ने ग्रेविटेशनल वेव्स जिसकी प्रॉपर्टीज आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी 100 इयर्स पहले,
एज इट इज ग्रेविटेशनल वेव्स उन्होंने सक्सेसफुली डिटेक्ट किए हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है आज की डेट में जो एक्सप्लेन करता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर एग्जिस्ट। लेकिन कैसे है, क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये अब तक हमें मालूम नहीं है। वो मालूम करने के लिए 5, 50, 100 साल लग जाएंगे, उसके बाद सिलेबस में आने के लिए और 5, 50 साल लग जाएंगे। मतलब आप जनरेशन आपकी और आपकी और 2 जनरेशन इसी कंसेप्ट के ऊपर कंप्लीट होने वाली है। कंफ्यूज मत हो जाओ, बस दिमाग में ये रखो कि नहीं ऐसा कुछ आने वाला है, कुछ तो चेंज होने वाला है। क्योंकि फिजिक्स के बारे में एक बात मैंने आपको बोली है कि फिजिक्स को डिफाइन नहीं करते। फिजिक्स को डिफाइन नहीं करते। क्यों डिफाइन नहीं करते? क्योंकि उसमें कितना सिलेबस है हमें मालूम ही नहीं है। जैसे पहले लेक्चर में मैंने बोला था, हम उसमें विजिबल भी पढ़ते, इनविजिबल भी पढ़ते। दिखता है वो भी पढ़ रहे हैं, कंडक्टर है, इंसुलेटर है। जो नहीं दिखता है उसको भी पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको भी पढ़ रहे हैं। जो इंटेंजेबल है, अनटेंजेबल है, जो टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। देन जो बायोटिक है, जो जिंदा है, जो अबायोटिक है, जो मतलब है नहीं है, ठीक है, उनको भी अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हमें अब तक मालूम ही नहीं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसलिए फिजिक्स को डिफाइन नहीं किया जाता। बाकी सब्जेक्ट्स यू कैन डिफाइन, बायोलॉजी यू कैन डिफाइन, केमिस्ट्री यू कैन डिफाइन, इवन मैथमेटिक्स यू कैन डिफाइन, बट फिजिक्स कांट बी डिफाइंड। ये मैंने बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोलती है, स्टेट बोर्ड बोलते हैं, वर्ल्ड के सारे भारी भारी साइंटिस्ट बोलते हैं कि फिजिक्स को डिफाइन नहीं करना है। फिजिक्स को इतना ही याद रखना है कि फिजिक्स मतलब नेचर, खत्म बात। दूसरा, फिजिक्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा होता है कि फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट नहीं है। समझ रहे हो आप? ये बात जो है पहले से दिमाग में रखो। लेकिन ये जो चेंज होगी, चेंज होने के लिए आपका करियर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाएगी, उसके बाद ये सारी बातें चेंज हो सकती है। इसलिए अभी टेंशन मत लो, जो अभी की डेट में प्रूव है हमें वही पढ़ना है। मतलब फिजिक्स की सेकंड बात क्या होती है कि फिजिक्स में कुछ भी फाइनल नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम एटम की थ्योरीज, आपका केमिस्ट्री का आई थिंक पहला ही टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 9th 10th में भी आप उसको पढ़ चुके हैं। तो आप उसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहले 1808 में 1808 में डाल्टन ने बोला था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल अनकटेबल पार्टिकल। एक इंडिविजिबल अनकटेबल पार्टिकल है, छोटा सा, जो सारे मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगर हम सोचते कि नहीं डाल्टन है एवढा भारी मनुष्य है, उसने बोला है अब इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होता, हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को फाइंड ही नहीं कर पाते। फिर इतने भारी भारी एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब हमारे पास आते ही नहीं। लेकिन हम वहां पे रुके नहीं, क्योंकि फिजिक्स में एक रूल है कि देयर इज नो कंसेप्ट, नो फाइनल कंसेप्ट इन द फिजिक्स। ठीक है, आगे जाके क्या हुआ, 1897 में थॉमसन आता है, सर जे थॉमसन, और थॉमसन ने क्या बोला था, एटम इज ए तरबूज, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब तरबूज की सीड होगी, वाटरमेलन होगा। वाटरमेलन मॉडल एक्सप्लेन किया था कि डाल्टन ने जो बोला था एटम स्मॉलेस्ट है, अनकटेबल है, शेवटचा है। थॉमसन क्या बोलता है, असं नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हो गया कंफ्यूजन। फिर थॉमसन के साथ वर्क करने वाला उसका खुद का अपना स्टूडेंट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्या करता है, डायरेक्ट एटम को ही फोड़ देता है। सबसे पहले बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल, एंड उस एटम को फोड़ के वो क्या करता है, न्यूक्लियस को फाइंड करता है कि एटम, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम इज ए होलो स्फीयर। जो हम देखते हैं हमें लगता है वो 99% होलो ही है, बस 1% में वहां पे न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी पूरा पोर्शन होलो ही है। उसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल को और मॉडिफाई करके नील्स बोहर कुछ बातें लेके आता है। फिर गोल्डस्टेन आता है, प्रोटॉन को डिस्कवर करता है। देन चार्विक आता है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करता है। फिर जो सिलेबस में है उसमें हम देखते हैं कि 3 टाइप ऑफ पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3 ही पार्टिकल है, उनके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूं कि आज की डेट में जो हमारे पास मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि एटम इज मेड अप ऑफ 17 पार्टिकल, ये 10 एंड ये 7, 17 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये रिस्पॉन्सिबल है एटम को बनाने के लिए। लेकिन अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, वो पूरा फॉर्मुलेट होने में, सिलेबस में इंक्लूड होने में बहुत टाइम है, इसलिए हम उसके ऊपर सोचेंगे नहीं। एज ए बस स्टूडेंट ऑफ साइंस वी मस्ट नो एवरीथिंग, इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। तो इस तरह से मतलब ये फिजिक्स का कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसमें ग्रोथ होने वाली है, डेवलपमेंट होने वाली है। बस हमें क्या करना है कि आजपर्यंत काय झालं, काय एक्सेप्टेड है, वो हमें देखना है, बस बात खत्म। इसलिए हम ये सारी बातें रिवाइज कर रहे थे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये चेंज होता है, वेरी होता है। मतलब सरफेस के ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा,
सरफेस के अंदर जाएंगे तो भी कम होगा। उससे रिलेटेड के फॉर्मूले याद करो, मैंने GH इक्वल्स टू लिख के दिया था G अपॉन 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, है ना। और उसको हमने मॉडिफाई करके H इक्वल्स टू √x - 1 इंटू आर ये यूज किया था, H इक्वल्स टू 10/√x - 1 इंटू आर, ये दो शॉर्टकट फॉर्मूले डिराइव किए थे। अब ये कहाँ पे यूज करने, कैसे यूज करने, जिन्होंने कल एंड परसों का लेक्चर किया है उनको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद में डेप्थ का वेरिएशन कल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था GD इक्वल्स टू है G इन ब्रैकेट 1 - D अपॉन R, और इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां तक पहुंच गए थे कि अर्थ पे जाएंगे, अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 ही है। कितना भारी होगा सेंटर फिर, है ना, जहां पे हमें कोई अट्रैक्ट ही नहीं करेगा मन से, फिर मन किया कहीं पे भी उड़ो, लेकिन जा ही नहीं सकते, वो प्रॉब्लम है। मैंने कल बोला था स्पेस में जाना इजी है, अर्थ के कोर में, अर्थ के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है पॉसिबल लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। आज की डेट में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें सेंटर तक लेके जा सकती है। ऐसे बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग अब तक बस 20 किलोमीटर तक अर्थ के अंदर जा सकी है। एक आधे मतलब वो रशियन कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बियॉन्ड कोई भी हमारा टूल चलता ही नहीं है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वो टूल गया कि उसको मेल्ट हो गया, पिघल गया, यहाँ पे वो पिघल गया, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो वर्क ही नहीं कर पाता है। हाँ, स्पेस में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, मून पे तो जाके आ गए, मार्स पे तो हमारे स्पेसक्राफ्ट गए, मतलब हम भी जा सकते हैं। इसरो ने अभी एक मिशन मतलब ऐसे साइन किया है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, मिशन का नाम मैं भूल गया, जिसमें हम स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट सन के ऊपर भेजने वाले हैं, डायरेक्ट सूर्य मुहिम, है ना, बजरंगबली की जैसे हम क्या करने वाले हैं, सन के ऊपर लेके जाने वाले हैं। लेकिन आदमी नहीं जाएंगे, स्पेसक्राफ्ट हमारा जाने वाला है और सन के सरफेस को भी स्टडी करने वाला है। सोचो ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर रही है। एंड ये सारी बातें, ये सारी आइडिया आती है फ्रॉम हमारे ग्रेविटेशन की वजह से ओनली, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा हर रोज हर एक लेक्चर में हर एक पॉइंट में इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करो, तब आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। बुकिश पार्ट छोड़ दो, जो अपन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या हुआ था और क्या होने वाला है, ये तीनों चीजों के साथ मतलब उसको कांटेक्ट करो। एग्जाम का प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा, उसमें नो डाउट इन दैट, लेकिन ये पूरा पार्ट फॉर योर लाइफ टाइम प्रिपेयर हो जाएगा। पूरे लाइफ टाइम के लिए हमें इसको बाद में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इस तरह से ये पूरा पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो हम कल हाइट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, डेप्थ के बारे में आई थिंक हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर मैं शेप की वजह से होने वाला वेरिएशन इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। कि अगर हम r/8 इतने डेप्थ पे चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, और उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला है GD इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट 1 - D अपॉन R। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो हमारा 4 to 5 का लेक्चर होता है, यहाँ पे बस कंसेप्चुअल टीचिंग हम करते हैं, लेकिन एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में अगर हमें आउटपुट लेके आना है तो ये एक साइड हो गई। मैं रोज बोलता हूं कि ये कंसेप्ट है इतनी इंटरेस्टिंग कि मैं खुद इतना एंजॉय करता हूं, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय, नो डाउट इन दैट। लेकिन इसके साथ जो सेकंड साइड है, हमें उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा कि जो कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस की थी उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कितनी डिफिकल्टी आती है, जो लोग रेगुलर एसबीटी सॉल्व करते हैं वो फेस कर चुके हैं। तो इवनिंग 8 to 9 PM हर रोज हम एसबीटी का क्वेश्चन का पार्ट डिस्कस करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन में जो भी आपके इश्यू होंगे वो हम वहां पे डिस्कस करते हैं। आपको अगर एसबीटी सेशन में रजिस्टर्ड करना है तो यू शुड कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। तो आई एम गेटिंग आंसर्स हियर। नहीं देवेश, अभी तो नहीं जा सकते, अभी तक तो नहीं जा सकते। चलो, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आई एम गेटिंग योर आंसर्स विच आर करेक्ट, बाकी लोग भी ट्राई करो। सिंपली क्या करना है, हमें एक स्टेप में ये d को निकालना है, और d की जगह पे क्या लिखना है, r/8। ये इंटू 1/r पहले से था, r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ पे जो gd बचा वो हो गया g ब्रैकेट ऑफ 1 - 1/8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या होगा, 8 × 1 8, 8 - 1 यानी 7, तो ये आ गया 7/8 टाइम्स ऑफ g। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट गिवन डेप्थ r/8।
मतलब जितना अर्थ के सरफेस के ऊपर है उसके 7/8 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बस अर्थ के कोर पे मिलेगा। ठीक है, चलो, यस वेरी गुड प्रणीता, करेक्ट है, आज सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं। तेजस, कैसे घोल किया तूने, ऐसे कैसे किया तेजस? वेरी गुड, गणेश करेक्ट है। चलो कॉमन पास, बाकी लोग भी सॉल्व करो। वैष्णवी वेरी गुड, करेक्ट है। चलो कॉमन फास्ट आगे। अब ये जो डेप्थ आपको दी है, इस डेप्थ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मिल गया। अभी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करके देते हैं कि अगर फॉर्मूला वही है और आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के ऊपर जितना था उसके 1/4 बन रहा है, इसका मतलब वो डेप्थ कितनी होगी। चलो अब ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे जी डी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, यही रहेगा। चलो स्टेप बाय स्टेप करो, सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन विदाउट एनी कंफ्यूजन क्लियर कर लो। कम ऑन फास्ट, आई वांट आंसर विच विल बी करेक्ट फ्रॉम एवरीवन, ट्राई तो करो। चलो अब सारे लोग ट्राई करेंगे, आंसर करेक्ट आना चाहिए, इस तरह से वर्क करेंगे। वन फास्ट, चलो चलो ट्राई करो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है उनके लिए मैं करके देता हूं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले जीडी दिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये बना g/4 इज इक्वल्स टू, ये g है, इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, ये g यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो ये बना 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये माइनस डी अपॉन आर इधर लेके आएंगे तो वो बनेगा प्लस डी अपॉन आर। ये प्लस 1/4 अगर उधर गए तो ये बनेंगे -1/4, यानी कि मुझे d इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, d इज इक्वल्स टू बनेगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 टाइम्स ऑफ r। इतने डेप्थ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो 1/4 होगा। ठीक है, वेरी गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड तेजस, समृद्धि, गणेश, तेजस, वेरी गुड, सब लोगों के आंसर्स करेक्ट है, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो मतलब सारे लोग अब कैलकुलेशन में परफेक्ट ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। जिनके कैलकुलेशन की इश्यू है बेटा, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको इवनिंग के बैच में ऐड कर देता हूं। वहां पे अपन डेसिमल शिफ्टिंग, ईच सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी आपका डाउट है वो। अब सेम क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, और आपको बस डेटा ऐसे दिया है कि कितनी डेप्थ पे जीडी जो है वो 7/9 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा। फाइंड डी, पूरी सब स्टेप सेम रहेगी। चलो कमांड फर्स्ट क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, वो सारी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जीडी की जगह पे ये 7/9 टाइम्स ऑफ जी पुट करना है, फिर जी जी कैंसिल होगा, माइनस डी बाय आर एक साइड में लेके आएंगे, इस नंबर को दूसरे साइड में लेके जाएंगे, अरेंजमेंट हो गई, जो भी नॉन वैल्यूज है उनको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो वेरी गुड, 2/9, एक्सलेंट, वेरी गुड, क्या स्पीड है बेटा। चलो GD इज इक्वल्स टू बनेगा G इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। मैं इस GD की वैल्यू यहां पे अगर पुट करूंगा तो ये बनेगा 7/9 टाइम्स ऑफ G इक्वल टू G ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी बाय आर, जी जी कैंसिल। अब ये माइनस डी बाय आर इधर आके प्लस डी बाय आर इक्वल्स टू बनेगा 1 माइनस 7/9, यानी कि D इज इक्वल्स टू कितना होगा, 9 माइनस 7 मतलब ये 2/9 टाइम्स ऑफ R। तो इतनी डेप्थ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा, खत्म, इतना सिंपल है। लेकिन फिर भी हम कितने लेजी है, आप 2 दिन से देख ही रहे हो, है इसमें 4 स्टेप, लेकिन हमें वो भी पसंद नहीं है। हमें पसंद क्या है कि क्वेश्चन देखा कि उसका आंसर ओरली आना चाहिए, हाँ अपन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट डिराइव करते हैं। तो आपको अगर इस तरह का डेटा गिवन है, इफ we have to calculate depth and
GD is given as g/x। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके टर्म में दिया है, g/9 है, g/4 है, और ये देखो 7/9 टाइम्स ऑफ g था, तो इसको अपन क्या लिख सकते थे, g/9/7 लिख सकते थे, है ना। इस फॉर्म में अगर गिवन है तो हमें क्या करना है, देन सिर्फ एक स्टेप में ये d इज इक्वल्स टू जो है वो 1 - 1/x करना है इंटू r, हो गया आंसर। यानी कि ये सारी स्टेप फॉलो करनी ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट रिमेंबर करना है। इसको 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, इसको भूलना ही नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला ठीक से रिमेंबर हो गया, आंसर ओरली आ जाएंगे। कैसे, अब देखो, नहीं सारे टाइप के आते हैं, हम रोज हर एक लेक्चर में एक एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कंसेप्ट पे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे बेटा। चलो, तो ये फॉर्मूला स्टेटमेंट देख लिया सब लोगों ने। अब सारे क्वेश्चन इसके बाद में जो आएंगे आप ओरली सॉल्व करेंगे। अब पेन नहीं लगेगा हाथ में क्योंकि शॉर्टकट आ गया है। चलो, अगर हमें बोला गया है कि जीडी जो है वो g/5 है, तो डेप्थ कितनी होगी, सिंपल फॉर्मूला 1 - 1/5, 1 - 1/5 मतलब 4/5 टाइम्स ऑफ r, खत्म आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरे से पहले आंसर है वैष्णवी समृद्धि। चलो एक्सेलेंट, वेरी गुड। मतलब ये शॉर्टकट का जादू ही बेटा, और हर रोज ये मिलने वाले, हर रोज मिलने वाले, हर एक कंसेप्ट के साथ मिलने वाले। बस आपका काम ये है कि जो कल हुआ तो वो भूलना नहीं है, क्योंकि हर रोज मैं साल भर का जो पढ़ा है वो रिवाइज करके नहीं दे सकता, लेकिन रोज नया मिलने वाला ये जरूर है, ठीक है। चलो वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ पे अटक गए, कुणाल वेरी गुड, साक्षी एक्सेलेंट, तन्विशा करेक्ट है। मतलब देखो, पहले जब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे रहा था, थोड़े लोग डर गए थे कि नहीं ये क्या याद रहेगा, नहीं आएगा नहीं। शॉर्टकट आने के बाद सारे लोगों के आंसर आ गए। यही जादू है बेटा, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, याद रखो इसको, कि जब तक अपन कोई भी चीज करते नहीं है तब तक वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। एक बार इसको ओवरकम कर लिया वो एकदम सिंपल है। समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, कोरोना आ गया था और कोरोना के अगेंस्ट हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर वैक्सीन बनाना शुरू हो गया। ऐसे बोल रहे थे लोग कि नहीं नहीं, वैक्सीन बनने के लिए 13 साल लगते हैं, 14 साल लगते हैं, कम से कम 7 साल रुकना पड़ता है। लेकिन एक वैक्सीन बन गई आज की डेट में, उसके पीछे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 6 वैक्सीन मार्केट में आ गई, और भी 18 वैक्सीन क्यू में है। समझ में रहे हो ना आप। इस रिलेटेड एक एग्जांपल याद आ गया, ठीक है, वो मैं बोलता हूं कि ये चीज कैसी है कि हमें जब तक कोई चीज जब तक करते नहीं है, या फिर हमें जब तक मालूम नहीं होता कि ये कर सकते हैं, तब तक वो डिफिकल्ट होती है। उसेन बोल्ट आपको मालूम होगा, है ना, भयानक भागता है, वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे ही है। तो सबसे पहले जो ओसेन बेल्ट है, बोल्ट है, बेल्ट नहीं बोल्ट है, ओसेन बोल्ट, वो जब ओलंपिक में नहीं आया था तब जो है वो 100 मीटर की जो रेसिंग होती है, उस रेसिंग के रिलेटेड कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थे। और वो ऑब्जर्वेशन इस तरह से थे की अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोणता पण माणूस त्या ट्रॅकवरून पळाला, तो वो अगर भागने लगा, तो अगर उसने 100 मीटर 10 सेकंड में कव्हर किया, जर तो 100 मीटर 10 सेकंड मध्ये पळाला, तो उस पॉइंट पे उसका हार्ट जो है इतनी स्पीड से ब्लड को पंप करेगा, मतलब उसकी पंपिंग का रेट इतना बढ़ जाएगा कि जो हार्ट है वो बर्स्ट हो जाएगा। जर 100 मीटर 10 सेकंदामध्ये पळालो तर आपलं हार्ट जे ते बर्स्ट होऊन जाईल। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था ओलंपिक का। लेकिन ये बात है ना, ओसेन बोल्ट को मालूम ही नहीं था, खेड़े गांव में इधर उधर भागता था, सिलेक्शन हो गया, ओलंपिक में भागने को आ गया, ठीक से शूज भी नहीं थे उसके पास, हिमा दास का भी सेम एग्जांपल है, और वो भागने लगा भागने लगा भागने लगा, ऐसा भागा इतना भागा कि उसने 9.87 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, उसको गोल्ड मेडल मिल गया। वो बात अलग थी, लेकिन जो ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे वो सारे शॉक थे कि इसका हार्ट कैसे ठीक ठाक है, या आदमी है या कोई अलग चीज है। और फिर बाद में मालूम हो गया, तो उसको क्वेश्चन पूछे गए कि तूने कैसे कवर कर लिया 100 मीटर में 10 सेकंड पे तो हार्ट बर्स्ट होता है, ये कैसे कर लिया। उसेन बोल्ट उनको पूछता है, सच में मुझे मालूम ही नहीं था। इसका मतलब उसको वो नहीं कर सकता, ये चीज उसको मालूम नहीं थी, इसलिए वो कर पाया। समझ रहे आप। तो सेम केस यहाँ पे हो रही है कि जब तक उसको करेंगे नहीं आप, तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए लेक्चर के बाद एसबीटी दो। एसबीटी में समझ में आता है कि क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन फिर भी जब एमसीक्यू देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, एंड हमें उसकी ट्रेनिंग फ्रॉम डे 1 चाहिए।
इसलिए एसबीटी सॉल्व करना इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टार्ट में एकदम से आप 10 तक जो है वो थ्योरी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते थे, फॉर्मेट चेंज करके एमसीक्यू में आना इतना सिंपल नहीं है, इट विल कंज्यूम सर्टेन टाइम, और उसी लिए अपन ये अर्ली बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये प्रिपरेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जादू जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सॉल्व करते टाइम 2-3 लोग आंसर बोल रहे थे, शॉर्टकट आने के बाद सब लोगों के आंसर यहाँ पे आने शुरू हो गए, ठीक है। चलो, तो हमें भी ओसेन बोल्ट की तरह करना है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने। लोग बोलते हैं ये हो नहीं सकता, नहीं होने ही वाला है। आपके बारे में भी जो भी, मतलब अभी 10 की एग्जाम नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, इसलिए आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सारी बातें आपके साथ होने वाली है 12th में, ठीक है। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। जीडी इज इक्वल्स टू दिया है 3/5 टाइम्स ऑफ जी। अब इसका करेक्ट आ गया, मतलब आपको ये शॉर्टकट प्रॉपर समझ में आ गया। चलो, आई विल वेट फॉर योर आंसर। अरे वेरी गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड। बस एक चेंज करना था यहाँ पे कि हमें g अपॉन एक्स चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, g अपॉन उल्टा करके डिवाइड करूंगा, 3/5 तो ये 5/3 हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। शॉर्टकट तो वही है, d इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स कितना है 5/3, तो 1 अपॉन 5/3 मतलब वो 3/5 ही होगा, टाइम्स ऑफ r। 5 माइनस 3 2, मतलब सारे आंसर करेक्ट थे बेटा, वेरी गुड। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम टाइम में एंड उससे ज्यादा स्पीड से आई एम गेटिंग योर आंसर्स। देवेश प्लस ही होगा वो, ठीक है, वेरी गुड। एंड शॉकिंगली सारे आंसर्स मुझे यहाँ पे करेक्ट दिख रहे हैं बेटा, वेरी गुड। आई एम गेटिंग एटलीस्ट 17 प्लस आंसर्स, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको इंप्लीमेंट करो कि ये ब्रेन में कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, उसको अप्लाई करो एक बार। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन बना है एंड इसी की वजह से हम इतनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो, एक्सलेंट वर्क, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको दिया गया है जीडी इज इक्वल्स टू 5/15 टाइम्स ऑफ जी। चलो कॉमन फास्ट, यस यस यस, पट 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 पट। तेजस्विनी वेरी गुड, धनुश्री करेक्ट। मृणाल बस 10/5 को 2 से डिवाइड कर दो ना, 5 से। धन्विशा वेरी गुड, आज कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। तेजस करेक्ट है, बस उसको 2/3 कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। ये 5/15 इसलिए लिखा, थोड़ा सा मतलब मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, लेकिन इसका मतलब ही g/3 है। 5 1 5 5 3 15 हो गया, तो ये g/3 है। सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो d बनेगा, x का मतलब 3 है, 1 माइनस 1/x इंटू आर, तो 3 माइनस 1 मतलब ये बनेगा 2/3 इंटू आर। पेन हाथ में लिए बिना आंसर आते बेटा, यही जादू है, यही मैजिक है फिजिक्स का। फिजिक्स देखा जाए तो भयानक डिफिकल्ट है, देखा जाए तो उतना ही सिंपल है, उतना ही ईजी है। हम दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा। कंसेप्ट जो है इतनी इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट के ऊपर वर्क करो कि ये टॉपिक थ्योरेटिकल है ना, ये पढ़ना ही नहीं पढ़ना चाहिए, फॉर्मूले कंसेप्ट आती है, नींद में भी कोई उठाएगा तो भी हमें आनी चाहिए, ठीक है। और ये बाकी सारी बातें कैलकुलेट करके लेने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। बस कंडीशन है आपको एसबीटी एंड एसबीटी का एक्सप्लेनेशन सेशन दोनों अटेंड करना मैंडेटरी है, क्योंकि थ्योरी तो प्रिपेयर हो जाएगी लेकिन कैलकुलेशन के प्रॉब्लम आपके सॉल्व नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब उल्टा पुल्टा कैसे भी कर दूंगा मैं, किसी को इश्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे d इक्वल्स टू r/6 है, जीडी कितना होगा। चलो कमॉन फास्ट, डू इट। चलो 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 चलो, कमॉन फास्ट। अश्विनी वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तन्विशा अभी जीडी निकालना है बेटा, आर नहीं निकालना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है। 5/6 5/6 5/6, वेरी गुड। ये जीडी चाहिए, क्या है फॉर्मूला, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। डी की वैल्यू r/6 है, तो जीडी कितना बनेगा, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस r/6 इंटू 1 अपॉन आर, आर आर कैंसल, 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6 टाइम्स ऑफ जी। ये हो गया आंसर। अब उल्टा करो, अगर जीडी आपको दिया है 5/6 टाइम्स ऑफ जी, तो डी कितना होगा, करो कैलकुलेट। जीडी दिया है 5/6, तो डी कितना होगा, चलो दिमाग लगाओ जो स्मार्ट पीपल से, वेरी गुड। r/6
जब r/6 पे gd हमें इतना मिला है 5/6, तो gd 5/6 होगा, मतलब db कितना होगा, r/6 ही होगा। करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमें ये चीजें मालूम हो गई, शॉर्टकट्स भी आ गए, और ये शॉर्टकट बहुत काम के हैं। एंड शॉर्टकट बस उसी के लिए है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आके गए हैं या फिर फ्यूचर में आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड ये शॉर्टकट है। मतलब ये 101% काम में आने वाले हैं, एंड ये हमारे बहुत काम के हैं। अब आगे का जो पार्ट मुझे स्टार्ट करना है, उसमें भी हम वेरिएशन ही पढ़ने वाले। और वो वेरिएशन क्यों आएगा, वो आएगा अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से। अब आपको मालूम होगा अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ थोड़ी सी ऐसी चपटी हो गई है। पहले जो है ऐसे एग्जैक्ट स्फेरिकल हुआ करती थी, एग्जैक्ट स्फेरिकल हुआ करती थी, लेकिन हुआ क्या है आज की डेट में, ये थोड़ी सी ऐसे अंडाकृति, मतलब ओवल शेप हो गई है। थोड़ी है, ऐसे दिख नहीं सकती, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ओवल शेप अंडाकृति उसको ड्रॉ किया है। ऐसे ऊपर से दोनों साइड वैसे कोई दबा रहा है, ऐसे पकड़ के कोई राक्षस आ गया है, और वो ऐसे दबा के उसको प्रेस कर रहा है। और वो क्या करे, जैसे टमाटर होता है ना, टोमेटो, दोनों साइड से अगर दबाएंगे तो क्या होगा, आउटसाइड में फूकता है। बॉल है, टेनिस बॉल, उसको अगर दबाएंगे तो क्या होता है, आउटसाइड में आ रहा है। वही केस हो रही है बेटा। कौन दबा रहा है हमें मालूम नहीं है, हम फाइंड भी नहीं कर सकते, हमारे सैटेलाइट देख भी नहीं सकते। उस दिन मैंने एक लिंक शेयर कर दी थी, देखो ग्रुप पे, stepin.space, stepin.space में जाओ, इंटरनेट पे ये वर्ड एंटर करो, यू विल फाइंड दैट वहां पे स्पेस डिब्रीज कितनी है, मतलब कितने सारे सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहे, पूरा नेट बना के रखा है, पूरा धूम मचा हुआ है ये सैटेलाइट में। कुछ काम के है, कुछ काम के नहीं है, लेकिन काम खत्म होने के बाद उनको निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। ग्रुप पे लिंक थी stepin.space, उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन ये अर्थ तो ऐसी चपटी दिखती नहीं है, लेकिन वो है, हमें मालूम है, क्योंकि हम उसकी ये हॉरिजॉन्टल की रेडियस एंड ये वर्टिकल की रेडियस दोनों मेजर कर चुके हैं। अब ये चपटी क्यों हुई, चपटी होने से क्या हुआ, रेडियस कितनी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज ऑकर हो गया, उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हैं, फिर अर्थ के रोटेशन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास लिमिटेशन है, टाइम हमें लिमिटेड है, तो आज के आज हम पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तन्विशा क्या बोला बेटा आपने, ऐसा क्यों, क्या ऐसा क्यों, ये अर्थ क्यों चपटी हो गई, वही ना। तो वही हम पढ़ने वाले कल के लेक्चर में, कौन दबा रहा है, कौन है ये जो हमें दिखता नहीं है, कौन है ये क्रिमिनल, कौन है ये राक्षस जो अर्थ को दोनों साइड से प्रेस कर रहा है और हम उसको देख भी नहीं सकते। और सब करते करते उसने एकदम चपटी कर दिया। तो जो पहले लोग बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, वैसे भी हो सकता है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको हम कल के लेक्चर में फ्रॉम स्टार्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेविटेशन से स्टार्ट से लेके आज तक सारे लेक्चर एक बार फिर से देखेंगे, रिवाइज करेंगे। सारे एसबीटी के क्वेश्चंस जिनको रिक्वायर्ड है मुझे पर्सनल पे मैसेज करो, अभी नंबर लिख के दिया तो उस पे मैं सेंड करता हूं, सारे क्वेश्चन वापस सॉल्व करो, बिकॉज मंडे आ रहा है। और मंडे को क्या होता है, मंडे को आपकी यूनिट टेस्ट होती है, भूल गए आप, लास्ट संडे को बोला था। तो मंडे के यूनिट टेस्ट में ये स्टार्ट से सारे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन अपन एसबीटी में सॉल्व कर चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट है जिसके रिजल्ट के मैसेज आपको पेरेंट्स को भी दिखाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल का नोटिफिकेशन याद है सबको, पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट को लेके आओ 4 to 5 में, फिर हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे होता है, घर पे आपको क्या करना है और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।